मैं वोट की पॉलिटिक्स सिर्फ नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे एक पूरे सभी समुदाय के सभी लोगों को लेकर चलता हूँ। हमारे हटिया विधानसभा क्षेत्र में लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं और वो लोग मेरे अपने हैं। मैं किसी उसको वोटर्स के रूप में नहीं, मेरे वो परिवार के लोग। मैं व्यक्तिगत अजय नाथ शाहदेव अपनी बात का खुद का वैल्यू मैं देता हूँ कि मुझे जो बोलना है वही करना भी है। मैं अपनी कथनी और करनी में फर्क नहीं करता हूँ। मैं किसी जाति विशेष, कम्युनिटी विशेष, धर्म विशेष की पॉलिटिक्स नहीं करता है। प्रचार प्रसार इस तरह की चीज़ों को लोग तैयारी मानते हैं, बट मेरा ये मानना है तैयारी पुख्ता वो होती है जब आप लोगों के साथ खड़े होते हैं, उनके किसी भी इश्यूज़ पे जब उनको आपकी ज़रूरत हो, आप उनके साथ तन मन धन से जब खड़े होते हैं तो असली तैयारी वही होती है। अजय जी, चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी चल रही है? देखिए, चुनाव को लेके हटिया विधानसभा क्षेत्र जो है, इसका नक्शा आप देख रही हैं, इस पे मैं पिछले लगभग 9 वर्षों से काम कर रहा हूँ और 2019 के इलेक्शंस में मैं कैंडिडेट था कांग्रेस पार्टी की तरफ से और चुनाव में लगभग 1 लाख लोगों ने अपना मत भी दिया था इस विधानसभा क्षेत्र। चुनाव नहीं जीत पाने के बाद भी मैं नेक्स्ट डे से फील्ड में हूँ, लोगों के सुख दुख सभी चीज़ का साथी हूँ। लोग, यहाँ के लोग मुझे अपने परिवार का एक हिस्सा समझते हैं, तो तैयारी उनको करनी पड़ती है जो नए होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लोगों के बीच हूँ और तैयारी, चुनाव की तैयारी लोग क्या करते हैं, प्रचार प्रसार इस तरह की चीज़ों को लोग तैयारी मानते हैं, बट मेरा ये मानना है तैयारी पुख्ता वो होती है जब आप लोगों के साथ खड़े होते हैं, उनके किसी भी इश्यूज़ पे जब उनको आपकी ज़रूरत हो, आप उनके साथ तन मन धन से जब खड़े होते हैं तो असली तैयारी वही होती है। और ऐसी तैयारी को अगर सही इलेक्शन की तैयारी मानी जाए तो मेरी तैयारी सबसे पुख्ता है, सबसे मजबूत है। आप सालों साल के 365 दिन जनता के बीच में रहते हैं। इस बीच अगर बात करते हैं जेएमएम कांग्रेस की, तो उन्होंने 70 का टिकट का फाइनल किया है और बाकी जो अगर बात करें आरजेडी की, तो वो इसमें विरोध के मूड में है, तो इसमें क्या कहेंगे? देखिए, मेरी राजनीति जो है वो स्पेसिफिक हटिया असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को लेके होती है। मैं ज़्यादातर यहीं पे काम करता हूँ और इसके अलावा जब किसी इंसान को ज़रूरत पड़ती है एक कोई मदद के रूप में, तो मैं उसमें क्षेत्र नहीं देखता हूँ। लेकिन बाकी राजनीति जो है, जो सीनियर लीडर्स हैं मेरे पार्टी के, गठबंधन दल के, उसको देखने के लिए सब जगह पे लोग हैं, वो इस पर फैसला लेंगे। और मेरा ये मानना है कि इंडिया अलायंस जो है वो मजबूती के साथ सब एकजुट हैं। कुछ सीट शेयरिंग में ऐसी अगर बातें भी हैं तो वो सुलझ जाएगी, क्योंकि अभी पर्याप्त समय भी हमारे पास है। फर्स्ट फेज़ के भी नॉमिनेशंस 25 तक होंगे, तो पर्याप्त समय है, सारे कुछ रिजॉल्व हो जाए। जो मनोज जी हैं, उनका कहना है कि अगर हमें सीट नहीं मिलती है, उनका कहना है कि 12 से 15 सीटें हमें चाहिए आरजेडी को, और अगर नहीं मिलती है तो हम एक तरफा जो है चुनाव लड़ेंगे। देखिए, इंडिया गठबंधन बिल्कुल मजबूत है। इस तरह की बातें होती हैं, जब भी आप देखेंगे सीट शेयरिंग की बात होगी तो हर अलायंस दल के भी जो पार्टनर होते हैं वो अपने सीट के लिए जोर लगाते हैं, हार्ड बार्गेनिंग्स होती है। लेकिन अंत में क्या होता है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बीच में अगर हम जब ये बातें चल रही होती उस पर कमेंट करना उचित नहीं होता है। मुझे लगता है कि अभी भी बात चल रही है और मुझे 100% विश्वास है कि आरजेडी के साथ जो अलायंस है वो बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा और सभी समस्याओं का कोई ना कोई उपाय जो है ज़रूर निकल जाएगा। लेकिन अभी तक जो है सूची जारी नहीं की गई है, कब तक लगता है कि हो जाएगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग है वो आज शाम को निर्धारित है, तो मुझे लगता है अगर शाम को ये लेट नाइट भी अगर हो जाएगा तो कल तक शीट्स आ जाने चाहिए, ऐसा मेरा आकलन है। क्योंकि नॉमिनेशन शुरू हो चुके हैं तो कल तक ज़रूर ये लिस्ट आ जाएगी। आपके नाम को लेकर 3-4 दिन पहले से ही जो है काफ़ी हवा बना हुआ था कि आप बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। क्या लगता है, क्या कुछ इससे असर पड़ा आपको? देखिए, इस बात की चर्चा जब हुई, जब मीडिया में ये खबरें आई, उसका खंडन भी किया गया, लेकिन जिस तरीके से इस बात को फैलाया गया तो मुझे लगता है कि ये साजिश और एक षड्यंत्र था। कहीं ना कहीं चुनाव के ठीक ऐन मौके पे, चुनाव के ठीक पहले, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के ठीक पहले इस तरह की बातों का आना कहीं ना कहीं एक साजिश की बू आती है इसमें। लेकिन इसमें जो सबसे पॉजिटिव साइड ये है कि जो हमारे लोग थे, जिन लोगों के साथ हम लोग मिल के यहाँ राजनीति करते हैं, क्योंकि एक टीम वर्क है, इन लोगों ने जब ये खबरें सुनी तो उसी दिन से लेके अभी का जो समय है, मैं शायद जितना 1 महीने में घूम के लोगों से मिल पाता, इन पिछले 5 दिनों में जब इसकी शुरुआत हुई और आज के दिन तक
मैं अपने घर में या इसी दफ्तर में बैठे हुए अपने वरांडा में ही करीब 10 से 15 हज़ार लोगों से मैं यहाँ मिल चुका हूँ। और ये सारे लोग जो हैं मुझ पर विश्वास रखते हैं, मेरे जो कोर वैल्यूज़ हैं उस पर उनका विश्वास है। और ये विश्वास जब तक कायम रहेगा तो कहीं कोई इसका नुकसान ही नहीं है, सिर्फ इसका लाभ ही लाभ है। कि कहीं ना कहीं आप जब पब्लिसिटी अगर मीडिया के साथ ही देते हैं तो जो लोग मुझे भूल भी गए थे, अगर उनको ध्यान में नहीं था, तो उनके ध्यान में भी लोगों ने अजय नाथ शाहदेव को ले आया। और हटिया विधानसभा सीट जो है वो हटिया विधानसभा के लोग जानते हैं कि अजय नाथ शाहदेव हमारे लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं। वो हमारे वोटर्स हैं या नहीं हैं। मैं वोट की पॉलिटिक्स सिर्फ नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे एक पूरे सभी समुदाय के सभी लोगों को लेके चलता हूँ। क्योंकि आप देखेंगे हटिया में बड़ा ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन है, ग्रामीण भी इलाका है, शहरी भी इलाका है। यहाँ पे सभी धर्म के लोग यहाँ पे रहते आए हैं, सभी समुदाय के लोग मिलकर रहते आए हैं। तो मैं इस बात का मुझे फ़क्र है कि मैं इतने दिनों में जो है मैं किसी जाति विशेष, कम्युनिटी विशेष, धर्म विशेष की पॉलिटिक्स नहीं करता है। मैं एक्चुअली मैं पॉलिटिक्स करता हूँ। लोगों के साथ जो प्रेम भाव मेरा है उसको उसके लोग मिसालें देते हैं। और ये बात और पुख्ता हुई और शायद मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। और मेरा आत्मविश्वास इससे और बढ़ा है कि आप अगर ईमानदारी से जनता के लिए काम करते हैं, आम लोगों के लिए काम करते हैं, तो कोई ताकत, कितनी भी बड़ी ताकत आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है अगर लोगों का प्यार आपके पास है। यानी कहीं ना कहीं ये जो हवा उठा वो आपको फ़ायदा ही पहुँचाया। देख, मैंने कहा आपको ना कि जब लोगों का प्यार आपके साथ है, जब लोगों का साथ, लोगों का विश्वास आपके पास है, तो मुझे जब नहीं मालूम था ये एक्सटेंट कितना मुझे लोग पसंद करते हैं ये मुझे मालूम है, लेकिन इतना प्यार करते हैं, इतने लोगों को लगा कि ये हमारा कैंडिडेट जो है या बीजेपी नहीं गया। और उसके बारे में ये खबरें चल गई कि ये बीजेपी में चला गया। जब लोगों ने यहाँ लोग आए, लोगों ने देखा कि यहाँ राहुल जी की तस्वीर लगी है, खड़गे साहब की तस्वीर लगी है, गुलाम मीर साहब की तस्वीर लगी है, लोगों ने कहा भैया आप तो कांग्रेस में हैं। उसके बाद ये खबरें आई हैं तो कहीं कांग्रेस की तरफ से भी लोग कहीं आपका टिकट ना काट दें। तो लोग इतने परेशान हो गए कि हमारा कैंडिडेट जो है वो चुनाव नहीं लड़ पाए। तो ये भावना जो थी, मुझे ये सिंक नहीं किया था कि इसका ये इस तरह के नतीजे इसके हो सकते हैं। बट ये जो हमारे साथ के लोग हैं उनके मन में ये बात आई, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या वृद्ध और क्या बच्चे, सारे लोगों के मन में ये बात थी। मतलब पूरे हटिया विधानसभा में ये चर्चा का विषय था कि अजय भैया, ये चिंता थी अजय भैया कहाँ गए, नहीं गए, नहीं, अजय भैया को चुनाव लड़के हमें जिताना था। ये सब क्या हो रहा है, कहीं इस षड्यंत्र में कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए। लोगों ने पूछा भैया चुनाव लड़ना है, मैंने कहा आपका साथ है और मेरी पार्टी मुझ पर विश्वास करती है। क्योंकि मैंने यहाँ पे चुनाव में के बाद भी लगातार 5 वर्षों तक पार्टी के कार्यक्रमों में, हर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो इतनी लंबी मेहनत को, कड़ी मेहनत को और ईमानदार प्रयास को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है। तो मेरी पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, स्पेशली जो हमारे गुलाम मीर साहब जो हमारे प्रभारी हैं, वो बड़े ही सुलझे हुए लीडर हैं। वो कश्मीर के इलेक्शन में खुद भी वो इलेक्शन लड़ रहे थे, वो व्यस्त थे उसमें वो, लेकिन जब से वो यहाँ पे आए, इस बातों को सुना, मुझसे भी मुलाकात हुई, तो कहीं भी कोई डाउट नहीं था। जिन लोगों को मतलब है इस पूरी चीज़ों उन्हें कोई डाउट नहीं था। अब जो विरोधी होते हैं उनके लिए तो आप अपना सभी काट कर दे दे तो आपकी शिकायत करेंगे। अगर बात करें चुनाव के मैनिफेस्टो की, तो इस बार चुनाव में मैनिफेस्टो क्या कुछ लेकर आ रहे हैं? देखिए, मैनिफेस्टो एक जो कांग्रेस पार्टी की मैनिफेस्टो है वो पार्टी का मैनिफेस्टो है। और वो आप देखेंगे कि वो यहाँ के गरीब गुरबों के लिए, यहाँ के स्थानीय आदिवासी, मूलवासी जो भी लोग हैं सबके लिए है। लेकिन मेरा खुद का भी एक मैनिफेस्टो है जो स्पेसिफिक हटिया विधानसभा को लेके है कि मैं अगर हटिया का विधायक बनता हूँ तो मेरी हटिया के लिए क्या योजनाएं हैं। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में मेरी काम करने की बहुत इच्छा है कि मैं यहाँ पे कुछ स्कूल्स को आइडेंटिफाई करके उस स्कूल्स को रिवैम्प करूँगा। उस स्कूल्स में और प्राइवेटली भी, जो गवर्नमेंट के अनुदान के अलावा भी प्राइवेटली भी मैं उस पर और फंडिंग करा के और टीचर्स की नियुक्ति करा के, अच्छे कंप्यूटर रूम बना के, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी को बढ़ा के, और जो भी एक प्राइवेट अच्छे स्कूल में सुविधाएं होती है उससे लैस करा के उस स्कूल को प्रमोट करने के, ताकि वहाँ के आम लोगों के बच्चे भी उस स्कूल में पढ़ सकें। ये एक मॉडल। इसके अलावा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, आप देखेंगे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हर ब्लॉक में होता है, लेकिन गवर्नमेंट की इतनी फंडिंग के बावजूद भी आप देखेंगे काफ़ी बार डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं। कभी वहाँ जाएंगे तो काफ़ी कोई ब्लड जांच कराना है तो उसके लिए नहीं हो पाता है।
तो या ब्लड जांच या कुछ भी हो जिसके पास आयुष्मान कार्ड है उसके लिए वो सुविधा मिलती है। बाकी लोग जो हैं उनको, आम लोग भी जो होते हैं जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं भी है या जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए भी 1000, 2000, 5000 रुपये खर्च करने बड़ी बात होती है। जब उनके पास कार्ड नहीं है उसका लाभ नहीं मिलता है। तो ऐसे सभी लोगों के लिए हटिया विधानसभा के अंदर में मैं ऐसी डिस्पेंसरीज बनाऊंगा जिसमें लोग ओपीडी की सुविधा मुफ्त रहेगी, जहां ब्लड का जांच भी मुफ्त में हो सकेगा। और ऐसे अनेक ट्रस्ट्स हैं यहाँ पे हमारे देश के अंदर में, ऐसे बहुत से NGOs और ट्रस्ट हैं जो ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं। बस उसको चैनलाइज करके लाने की बात होती है, उनको कोई जगह देने की, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है। ऐसे लोग मेरे संपर्क में हैं जो एक पोजीशन अगर मिल जाता है तो मैं उनको यहाँ ला के और अपने लोगों का उसका लाभ दिलवाने का काम करूँगा। इसके अलावा जो CSR फंड्स में जो पैसे आते हैं, जो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिला समूह जो रोजगार के अवसर चाहती हैं, मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ एक CSR फंड के तहत एक यहाँ पे महिलाओं का ग्रुप है जो मड़ुआ के केक, मड़ुआ के बिस्किट्स बनाते हैं। उनको ज़रूरत अभी है एक मॉड्यूलर किचन की। तो उस मॉड्यूलर किचन में करीब 10 से 12 लाख रुपए की पूंजी लगनी है। तो वो मैं एक CSR फंड के तहत ऑलरेडी वो अप्रूव हो चुका है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वो अपने आप में एग्जाम्पल होगा। उसको देख के और भी महिलाएं भी इस तरह के काम कर सकती हैं, क्योंकि उसका डिमांड है। वो जो महिलाएं प्रोडक्शन कर रही है उसका डिमांड है, लेकिन जब तक उसका प्रोडक्शन का एक लेवल को हम ऊँचा नहीं करेंगे तो आप जो बड़े मॉल्स में उसका प्रोडक्ट बिक सके, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मार्केट है उसका, लेकिन जो जानने वाले लोग हैं बस वही जाते हैं। जब अगर आप बड़े मॉल या बड़े होटल से उसका टाई अप कराने की बात करते हैं, वो देखते हैं कि कहाँ ये बनाते हैं और उनको उनका वो जगह हाइजीनिक नहीं लगेगा। अगर लगेगा कि सुविधा नहीं है तो वो वहाँ से प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं। इसीलिए ये मॉड्यूलर किचन की ज़रूरत है, उन्हें लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। तो मैं 1 या 2 प्रोजेक्ट्स अभी तुरंत करा के मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि हम अपने भी विदाउट होल्डिंग एनी पोस्ट भी हम ये सब काम कर सकते हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे जो विधायक, जनरली मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो गवर्नमेंट की योजनाएं होती है वो जब ज़मीन पे खर्च होता है, आप देखेंगे अपना घर आप बनाते हैं तो 50 साल 100 साल घर चलता है। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनती हैं तो प्लास्टर गिरना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग का अभाव होता है, कहीं कमीशनखोरी भी होती है बहुत। आप अपना घर बनाते हैं तो किसी को कमीशन नहीं देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनते हैं तो उसमें बहुत ही बंदरबाट होता है। जो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट जो नॉर्मल होता है उसके छोड़ के बाकी खर्च होना चाहिए। मैं इंश्योर करूँगा कि मेरे क्षेत्र में जो भी विकास की योजनाएँ हैं उसमें कोई दलाली, कोई कमीशनखोरी नहीं होगी और काम बिल्कुल उचित होगा। इसके अलावा जो विधायक फंड जो खुद का होता है उसकी भी मैं सोशल ऑडिट कराऊँगा, अपने फंड का भी, ये काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और विधायक फंड का काम हो या बाकी भी जो बेरोजगार युवा हैं हमारे क्षेत्र के, उसमें कोई बाहर से कोई हम कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्टर बनाने का प्रयास नहीं करेंगे। यहीं पे काफ़ी युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, वो काम करना चाहते हैं, तो उनको भी उसमें जोड़ के उनको रोजगार देने का काम करेंगे ताकि वो भी आगे अपना लाइसेंस बनवा के आगे काम कर सकें। इसके अलावा भी आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं अभी चेंबर ऑफ कॉमर्स के मेरे एक साथी हैं, वो मुझे सुझाव दे रहे थे कि यहाँ पे रेडीमेड कपड़ों की फैक्ट्री का लाने का काफ़ी लोगों की इच्छा है। फैक्ट्री वाले चाहते हैं कि हम यहाँ प्रोडक्शन की शुरुआत करें, क्योंकि हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं बड़ी मेहनती हैं, काम करना चाहती हैं, स्किलफुल भी हैं और मेहनती भी हैं, ईमानदार भी हैं। अगर ये रेडीमेड कपड़ों की फैक्ट्री यहाँ लगे तो मिनिमम 10,000 की नौकरियाँ तो अभी लग सकती हैं और अगले 5 वर्षों में आप 2 लाख लोगों को रोज़गार वहाँ पर दे सकते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा प्रयास, गंभीर प्रयास हुआ नहीं कि ऐसे फैक्ट्रीज़ को, मेरे हटिया विधानसभा क्षेत्र में आप देखेंगे कि यहाँ पे HEC के पास में भी जो खाली ज़मीन है उसको भी लोग यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र तो हो रहा है, बट रोज़गार के अवसर मिले इसका प्रयास नहीं हो रहा है। तो हम ऐसी इंडस्ट्रीज़ को लाना चाहेंगे जिससे रोज़गार मिल सके और पॉल्यूशन भी नहीं हो, पर्यावरण को भी नुकसान नहीं हो। इसके अलावा जो HEC है वहाँ पे आप देखेंगे कि जो वहाँ के जो चाहे अधिकारी हों, चाहे वहाँ पे जो कर्मचारी हों या जो सप्लाई, जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ हैं 1700 के लगभग, ये सारे लोगों को 24 महीने से तनख्वाह नहीं मिला है इसका, और इनके बीच जो डिस्प्यूट चल रहा है उस पर भी काफ़ी ज़रूरत है नेगोशिएट करने की। अगर आप एक पोजीशन पे आते हैं तो इन बातों को रिजॉल्व करके हम फिर से HEC को रिवाइव करने का प्रयास करेंगे। आप कह सकती हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, आप कैसे करेंगे, लेकिन कोई भी उसमें डेडिकेटेड एफर्ट नहीं हुआ है। इसके अलावा जो हेतु, हुंडरू, हराटाण, लटमा, ये पूरा जो गांव देखेंगे एयरपोर्ट के पास के, मैं गाँव की बात कर रहा हूँ, ये सारे विस्थापित गाँव हैं। और वहाँ पे एयरपोर्ट के पास जो आर्मी लैंड की बात आप सुनते हैं कि फ़ौज की ज़मीन है, ये आर्मी की ज़मीन है। ये ज़मीन कौन सी ज़मीन है? जिसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में वहाँ पे आर्मी को रखा गया था। उस समय उन ज़मीनों का कोई ज़मीन को लिया नहीं गया था, सिर्फ क्रॉप का जो कंपनसेशन होता है उसका दिया गया था, लैंड को सरकार ने नहीं लिया था। लेकिन वो आर्मी के पास एक मैप है जिसमें कि एक बड़ा घेरा किया हुआ है कि आर्मी लैंड है।
आर्मी लैंड कैसे हुई? आर्मी ने कभी अक्वायर नहीं किया, सरकार ने कभी अक्वायर नहीं किया, उसका कंपनसेशन ज़मीन का नहीं मिला है आज तक। वहाँ पे एक आप पानी का पाइपलाइन में लेके जाएंगे अगर उंडरू गाँव के लिए, तो उसको फौज रोक देती है कि नहीं, ये ज़मीन हमारी है, पाइपलाइन पार होने नहीं देंगे। आप रोड पर निर्माण करने जाएंगे, वहाँ रोक दिया जाएगा। ये इसलिए हो रहा है कि डिफेंस और यहाँ के जो सिविल जो सरकार है, यहाँ के डीसी हैं और जो फौज है, डिफेंस मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेक होल्डर्स जो गांव वाले हैं, इन तीनों के बीच में आज तक कोई सीरियस बैठक नहीं हो सकी है। यहाँ के विधायक ने कभी प्रयास नहीं किया। अभी यहाँ के सांसद डिफेंस मिनिस्टर भी बन चुके हैं। इससे अच्छा मौका नहीं होता कि इसका समाधान लोग कर लेते। आज वहाँ ना सड़क है, ना पानी की पाइप जा सकी है। आज जिनकी ज़मीनें वहाँ उचित ज़मीन है, उन लोगों को परेशान होना पड़ता है। मेरा ये मानना है इन सारे इश्यूज़ को हम रिजॉल्व कर सकते हैं अगर एक गंभीर और ईमानदार प्रयास हो। मैं उस पर भी प्रयास करूँगा कि इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करके वहाँ पे उस पूरे इलाके को डेवलप किया जाए। अजय जी, जिस तरह से चुनाव नज़दीक आते जाते हैं, राजनेताओं के जो मैनिफेस्टो है वो जनता के सामने बड़े ही विश्वास के साथ रखते तो है, लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आ जाते हैं उसके बाद वो मैनिफेस्टो केवल एक कागज़ के पन्नों पे ही रहता है। इसमें जनता कैसे आप पे भरोसा करे कि जनता आपको लाएगी और आपने जो अपनी मैनिफेस्टो बताई उस पर आप काम करेंगे? देखिए, 2008 में मैं यहाँ पे, उससे पहले मैं जाता हूँ, 2005 में मेरे युवराज गोपाल शरण नाथ शाहदेव, रांचू के युवराज गोपाल शरण नाथ शाहदेव इलेक्शन लड़े थे 2005 में। पहली बार वो विधायक बने। मैं उनकी, मतलब आप कह सकते हैं कि लोग कहते थे कि अजय ही डी फैक्टो विधायक हैं। मैं उनके रिश्ते में काका था, बट हम लोग हम उम्र थे। वो अभी हमारे बीच में नहीं रहे। ये आप देख रहे हैं युवराज मेरे साथ में तस्वीर भी है। पहली बार मैं राजनीति में आया हूँ इनके इलेक्शन के वक्त। उस समय जिस इलाके को मैं देख रहा था, उसमें जो हमारे साथी बैठे हैं नया सराय के, उस इलाके में मैंने कैंपेन किया था, पुंदाग में भी कैंपेन किया था। तो वहाँ किसी साथी ने कहा कि चापानल की डिमांड लोगों ने किया, तो एक साथी नारियल लेके आ गया। मैं बिल्कुल नया था पॉलिटिक्स में। उसने कहा कि भैया यहाँ नारियल फोड़ दीजिए, यहाँ पे यहाँ हम लोग चापानल पास कर देंगे। मैंने कहा कहाँ से पास कर रहे हैं? तो हम लोग जगह पे नहीं है, चुनाव जीतेंगे पूरी करेंगे। बोले इससे इतना बात क्यों बता रहे हैं? कह दीजिए, लोगों को विश्वास हो जाएगा। हम बोले नहीं, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। तो फिर भी लोगों ने कहा कि नहीं था। हम बोले ठीक, ऐसा कर दें, कितने खर्च होते हैं? तो हम लोग मालूम कि जो एस्टिमेट था, हमने कहा अभी तो इलेक्शन है, हम लोग इसके बात कर देंगे, बट ये चुनाव जीते या नहीं जीते हम लोग प्राइवेट फंड से भी कर देंगे। और उसके बाद चुनाव भी ख़त्म हो गए, चुनाव हम जीत भी गए। मैं चूँकि खुद डायरेक्ट पॉलिटिक्स में नहीं था, उसके बाद मैंने इस बात को छोड़ दिया था। बट लोगों ने मुझे भी फ़ोन किया कि अजय जी जहाँ जहाँ आप गए थे हमने कुछ प्रोमिस किए हैं आप। मैं खुद से पर्सनली वहाँ जाके, नया सराय में सड़क भी थी वहाँ पे, जो सड़क अभी भी फिर ख़राब है, उस सड़क को बनाने जो भी मैंने वायदे किए थे, मैंने उन सारे वायदों को पूरा किया। कहीं कहीं जो विधायक कोष से उसको पूरा नहीं करा पाया, मैंने अपने पर्सनल अपने फंड से उनको पूरा किया, क्योंकि मुझे लगा कि मैं वादा करके आया हूँ। मैं व्यक्तिगत अजय नाथ शाहदेव अपनी बात का खुद का वैल्यू मैं देता हूँ कि मुझे जो बोलना है वही करना भी है। मैं अपनी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं करता हूँ, और जो वायदे करता हूँ उसको निभाता हूँ। तो आज भी जो मैं वायदे कर रहा हूँ, ये सिर्फ चुनाव जीतने के भरोसे मैं नहीं कर रहा हूँ। चुनाव तो जनता का विश्वास, चुनाव हम जरूर जीतेंगे। लेकिन मैं पिछले 5 वर्ष के पहले भी मैंने जो वायदे किए थे लोगों को, मैंने एक ही वायदा किया था कि मैं चुनाव जीतूँ या हारूँ, आपके साथ रहूँगा, मरते दम तक आपके साथ रहूँगा। आज तक मैं उनके साथ खड़ा हूँ। उनके हर इश्यूज़ पे, सुख में मैं जा पाया या नहीं जा पाया, उनके कभी संकट या कोई दुख आया तो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम सिचुएशन में भी मैंने अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ा। इसलिए बाकी लोगों की बात मैं नहीं करता हूँ। हमारे हटिया विधानसभा क्षेत्र में लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं और वो लोग मेरे अपने हैं। मैं किसी उसको वोटर्स के रूप में नहीं, मेरे वो परिवार के लोग हैं, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी माता, मेरे पिता, मेरे बिल्कुल ही एकदम क्लोज फैमिली मेम्बर्स की तरह हैं। उस दर्जे का मैं उनको रिस्पेक्ट देता हूँ और वो हमेशा रहेगा। उनके लिए जो भी वायदे मैं कर रहा हूँ, मैंने ये भी कहा है, मैंने अभी मैं एक क्षेत्र में गया था, मेरी काफ़ी बार आप लोगों से मिलते हैं तो आपकी आँख भी खुलती है। एक दिव्यांग लड़की थी, वो बोली कि मुझे मैंने पूछा क्या समस्या है। मैं चूँकि मैनिफेस्टो मैं खुद का क्रिएट करता हूँ, आपसे पूछ के ही आप मुझे बताइए। मुझे लगा कि दिव्यांग होने के नाते वो कुछ अपनी समस्या बताएगी। तो उसने कहा कि भैया मैं वो नगड़ी प्रखंड के एक पंचायत की है, उस जाजपुर की थी वो। उसने कहा कि मैं यहाँ से कॉलेज जाने के लिए मैं पढ़ने जाती हूँ तो मुझे करीब 2 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है। मैंने कहा तुम 2 किलोमीटर चलती हो? बोली हाँ 2 किलोमीटर चलते हैं। आते समय भी चलना पड़ता है, काफ़ी बार कोई मिल जाता है बाइक से तो वो मुझे छोड़ देता है, लेकिन कभी कभी चल के भी आना पड़ता है। लेकिन मॉर्निंग में
ज़्यादातर मुझे जाना पड़ता है पैदल, और उसके अलावा 150 से 200 रुपये खर्च होते हैं मुझे ऑटो या बस को देने के लिए। ज़्यादा ऑटो में काफ़ी महंगा भी पड़ जाता है क्योंकि वो आती है विमेंस कॉलेज पढ़ने के लिए। तो मैंने कहा कि उसने कहा कि अगर आप कोई ऐसी सुविधा कर सकते हैं हमारे लिए, फ्री का बस का सेवा या ऑटो की सेवा, तो मैंने ये ठान लिया है कि चुनाव का रिजल्ट कुछ भी हो, ऐसे जो लड़कियां हैं, लड़के तो फिर भी इंतज़ाम कर लेते हैं, लड़कियां जो हैं उनको पढ़ने के लिए वो रांची आती हैं, उनके लिए हम ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, कम्यूट करने की व्यवस्था फ्री में करा के देंगे, जो व्यक्तिगत रजना आशा जो करके देगा, और मैं इसको ज़रूर पूरा करूँगा। मैंने ये भी वादा किया है।